साइंटिस्ट को 24 एक्सोप्लैनेट्स में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं, दोनों ही धरती से भी बेटर है, लेकिन साइज में ये धरती से 8 गुना बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिस पर रहने की कंडीशन धरती से भी बेटर है, पर इसके बावजूद कोई इसको नोटिस तक नहीं कर रहा। इसका नाम है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर का सेकंड लार्जेस्ट मून है। और इस इमेज के अंदर आप जिस व्हाइट चीज को देख रहे हो वो असल में कैलिस्टो पर मौजूद बर्फ ही है। शुरुआत में तो इसे सोलर सिस्टम की एक डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, पर 1990s में साबित हो गया कि कैलिस्टो की आइसी सरफेस के नीचे पूरा का पूरा समुंदर है, जिसका इस्तेमाल जल्द ही रॉकेट प्रोपेलेंट्स बनाने के लिए किया जाने वाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिस्टो के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है और उनका अंदाजा है कि अगर जुपिटर से आ रही रेडिएशन को रोक दिया जाए तो इंसान जुपिटर की इस चांद पर बहुत ही आसानी से सांस भी ले पाएगा। हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो फिलहाल धरती ही यूनिवर्स का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन पिछले समय साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स खोज निकाले जो न सिर्फ सभी मायनों में हमारी धरती से बेटर है, बल्कि इन पर जाने के बाद आपको बिल्कुल किसी सुपर ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी। 5 अक्टूबर 2020 को एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट DS मकुच ने एक नए मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो सभी मायनों में धरती से बेटर थे। और आप यकीन नहीं करोगे कि उन्हें ऐसे प्लैनेट्स भी मिले जो 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 24 थे। इन सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजने के लिए मकुच और उनकी टीम ने एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का डिसाइड किया, जिसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया की एक लिस्ट बनाई, और जो भी प्लैनेट क्राइटेरिया की उस लिस्ट को फॉलो कर रहा था तब इसका सीधा सा मतलब था कि वो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट है। जब भी कोई प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिलता है तब उसमें सबसे पहला काम होता है वो प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, क्योंकि इससे ही हमें पता चल जाता है कि वो प्लैनेट अपने हैबिटेबल जोन में है या नहीं, और अगर है तो उस पर कितना वाटर परसेंटेज होगा। हैबिटेबल प्लैनेट्स खोजने के अगले क्राइटेरिया की बात करें तो वो है साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब जितना प्लैनेट का साइज होगा उतनी ही ज्यादा जगह मौजूद होगा इंसानों के रहने के लिए, और प्लैनेट्स का मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उस पर ग्रेविटी भी होगी, और इसी ज्यादा ग्रेविटी की वजह से वो प्लैनेट हवा को जमीन के करीब रखेगा, जिससे उसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा मोटा और स्टेबल रहेगा। साइज और मास वाले क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया यानी कि टेम्परेचर की, जिसमें इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर धरती से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि धरती के मिडिल वाले एरिया यानी ट्रॉपिकल रीजन में पनप रहे माइक्रोब्स इसी तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं। अब इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट को 24 एक्सोप्लैनेट्स में से 2 ऐसे सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर दोनों ही धरती से भी बेटर है, जिनमें से एक है ल्यूटेन B प्लैनेट। इस प्लेनेट को 2017 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तब पता चला कि इस पर न सिर्फ पानी है बल्कि किसी भी लाइफ फॉर्म के जिंदा रहने के लिए सभी जरूरी चीजें जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स और अमाइनो एसिड्स भी भारी मात्रा में मौजूद है। ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए इतना अच्छा है कि रिसर्च के मुताबिक इसके परफेक्शन के पीछे किसी एलियन का हाथ बताया जाता है। और इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए अक्टूबर 2017 और 18 में मेटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्लेनेट पर कई मैसेजेस भेजे हैं, जिनमें से एक मैसेज में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज और दूसरे मैसेज के अंदर यूनिवर्स में हमारी लोकेशन का साइंटिफिक ट्यूटोरियल है, जिससे कि अगर ल्यूटेन B पर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद हुई तब हमें उसके बारे में एक न एक दिन जरूर पता चलेगा। अब अगला सुपर हैबिटेबल एरिया है ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम। कहा जाता है धरती के रेगिस्तान में जितने मिट्टी के कण है उतने ही स्टार्स पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। अब अगर सितारे ही इतने हैं तो सोचिए प्लैनेट्स कितने होंगे, और इतने अरबों खरबों प्लैनेट्स में सिर्फ हमारी धरती पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हमारी धरती से करीब 39 लाइट ईयर दूर एक ऐसा स्टार सिस्टम मौजूद है जहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 धरती जैसे प्लैनेट्स अपने स्टार का चक्कर लगा रहा है, और इनमें से 3 प्लैनेट्स अपने हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। ट्रैपिस्ट 1 नाम की स्टार सिस्टम की डिस्कवरी पहली बार साल 2017 में की गई थी। इसके प्लैनेट्स धरती से
भी ज्यादा पुराने हैं। मतलब कि इन प्लैनेट्स पर जो लाइफ होगी वो धरती के पूरी तरह फॉर्म होने से पहले लगभग 3 बिलियन साल तक ऑलरेडी डेवलप कर गई होगी। अब ये सभी प्लैनेट्स बृहस्पति ग्रह के साइज जितने एक टाइनी रेड स्टार का चक्कर लगा रहा है और ये स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में काफी ठंडा है। ये प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पर टाइडली लॉक्ड भी है, मतलब कि इनकी एक साइड स्टार को फेस करते हुए हमेशा गर्म रहता है और दूसरी साइड बिल्कुल उसका उल्टा यानी कि ठंडा रहता है और ये खुद अपने एक्सिस पर चक्कर नहीं लगाती। अगर ये सभी कंडीशंस परफेक्ट रही तब ठंड और गर्मी वाले रीजन के बीच में एक ऐसी पतली सी स्ट्रिप एरिया होगी जहां जीवन आराम से पनप सके। वैसे ट्रैपिस्ट सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब है कि अगर आप इनमें से किसी एक पर खड़े होकर आसमान में देखेंगे तब आपको स्टार सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स अपने चारों तरफ घूमते हुए दिखेंगे। TOI स्टार सिस्टम। इस स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स इसके हैबिटेबल जोन में आता है जो कि है TOI 700d और TOI 700e। ये दोनों ही एक्सोप्लैनेट का मास हमारी धरती जैसा ही है। जहाँ TOI 700e 28 दिन में अपने सूरज का चक्कर लगाता है तो वहीं पर TOI 700d 37 दिन में, और दोनों ही धरती के साइज के लगभग बराबर है। अगर इन दोनों प्लैनेट पर ही एक तरह का एटमॉस्फेयर हुआ तब इनका तापमान हमारी धरती से भी ज्यादा होगा, जो इनकी हैबिटेबिलिटी के लिए एक गेम चेंजर है। साइंटिस्ट ने पाया कि TOI 700d पर बहुत से प्लैनेट्स मौजूद है और अगर किसी दिन हम यहाँ पर पहुँच गए तब वो लाइफ फॉर्मिंग प्लैनेट्स हमारी धरती के जैसा ही होगा। लेकिन क्या ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है कि दूसरे प्लैनेट्स पर धरती जैसा ही लाइफ फॉर्म मौजूद हो? वेल, एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसे ग्रेविटी की तरह ही नेचर का यूनिवर्सल लॉ माना गया है, यानी वो नियम जो ब्रह्मांड के हर जगह काम करता है। इस प्रोसेस में एक दूसरे से रिलेट करने वाली स्पीसीज एक जैसे प्राकृतिक मुश्किलों का सामना करते हुए इवॉल्व हो जाता है, क्योंकि किसी भी एलियन प्लैनेट पर लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट काफी सिंपल रहता है। जो सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे वो काफी पुराने होंगे, साथ ही उसका साइज काफी बड़ा, टेम्परेचर वार्म और धरती के मुकाबले वहाँ ज्यादा नमी होगी। ये प्लैनेट्स ऐसे स्टार्स को ऑर्बिट कर रहे होंगे जो हमारे सूरज से भी ज्यादा पुराने हैं और उनका लाइफ स्पैन भी सूरज से लंबा होगा। ऐसा माना जाता है कि हमारा सूरज करीब 10 बिलियन सालों तक एग्जिस्ट करेगा और जब बात धरती पर मौजूद लाइफ की आती है तब धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होने में करीब 4 बिलियन साल लगे। हालांकि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ हमारे सूरज से भी ज्यादा लंबी है, जिसके चलते इनके प्लैनेट्स पर लाइफ को इवॉल्व होने का ज्यादा समय मिल जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम इन प्लैनेट्स में एलियन लाइफ को ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमें के स्टार्स को ढूंढना होगा, जिन्हें सिंपल वर्ड्स में रेड ड्वार्फ भी कहा जाता है। रेड ड्वार्फ बाकी स्टार्स के मुकाबले काफी ठंडे होते हैं और इनकी ल्यूमिनोसिटी यानी कि रोशनी भी काफी कम होती है। साथ ही साथ ये 20 से 70 बिलियन सालों तक वजूद में रहते हैं। अगर हम धरती से कंपेयर करें तो रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करने वाले किसी प्लैनेट पर अगर लाइफ मौजूद है तब उसको इवॉल्व और एडाप्ट होने में धरती से भी ज्यादा समय मिल गया होगा और इसकी आइडियल एज भी लगभग 5 से 8 बिलियन साल होगी। मतलब हो सकता है कि आज की तारीख में जिस प्लैनेट पर लाइफ का नामो निशान नहीं है वहाँ आज से लाखों करोड़ों साल बाद एलियंस रहने लगे और शायद तब तक हम इंसानों का अस्तित्व ही इस यूनिवर्स से गायब हो जाए। इसी के चलते हमारे लिए एलियन लाइफ को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। KOI प्लैनेट्स। इन 2 प्लैनेट्स का नाम है KOI 5715.01 और KOI 5554.01। अब ये दोनों ही लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पहले प्लैनेट KOI 5715.01 का सरफेस टेम्परेचर धरती के मुकाबले सिर्फ 2.4 डिग्री सेल्सियस ही कम है, लेकिन साइज में ये धरती से 8 गुना बड़ा है, जिसका मतलब इसका लैंड सरफेस एरिया और ग्रेविटी धरती से काफी ज्यादा होगी। अब अगर पानी की बात की जाए तो इसके खुद के सूरज और प्लैनेट्स के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत सारा पानी मौजूद तो जरूर होना चाहिए। दूसरे प्लैनेट का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जो आपको एसी में रहने जैसा फीलिंग देगा। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि कंफर्ट के मामले में ये प्लैनेट हमारे लिए परफेक्ट है। अब यहाँ जमीन के टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब आप बोलोगे कि नाइट्रोजन से लाइफ फॉर्म थोड़ी ना होगा, बिकॉज हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि धरती पर ऑक्सीजन ज्यादा होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर सच तो ये है कि धरती पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। यहाँ तक हवा में भी 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है और यही नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए जैसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो हम इंसानों के रहने के लिए आइडियल सिचुएशन पैदा करती है।
गार्डन भी, इसको सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये अब तक खोजा गया मोस्ट अर्थ लाइक प्लैनेट्स है और अगर इसका एटमॉस्फेयर बहुत हद तक धरती जैसा हुआ तब इसका सरफेस टेम्परेचर भी करीब 28 डिग्री सेल्सियस जितना ही होगा। मतलब कि हम इंसानों के रहने के लायक है। और इस प्लेनेट का सूरज भी हमसे सिर्फ 12.4 लाइट ईयर दूर है। धरती से 1800 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b। ये एक्सोप्लैनेट 385 दिनों में अपने स्टार को एक बार रिवॉल्व करता है और इसका एवरेज टेम्परेचर करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है और शायद यहाँ पर हम जैसे जिंदा जीव रह रहे होंगे, पर इसकी ग्रेविटी शायद हमारे इस सपने को तोड़ दे। केपलर 452b धरती से 60% ज्यादा मैसिव है, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। अब इतनी हाई ग्रेविटी में जीवों का जमीन पर रह पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर की हाई डेंसिटी को देखते हुए पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ हवा में उड़ने वाले जीवों की भरमार हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोड्यूस की गई सिमुलेशन की माने तो वहाँ हवा में उड़ने वाली विशाल स्टिंग्रेज हो सकती है और बैलून की साइज के बीटल्स भी हो सकते हैं। अगर हम इंसान इस एक्सोप्लैनेट पर जाते हैं तो शायद वहाँ पर हम सस्टेन ना कर पाए, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा ग्रेविटी के कारण हमारी हार्ट बीट डबल स्पीड से चलेगी। हार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ने के कारण ब्लड प्रेशर भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा और स्ट्रोक के आने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अगली 667 सीसी की। ये धरती से 24 लाइट ईयर दूर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और ट्रिपल स्टार सिस्टम वाले रेड ड्वार्फ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारे ग्रह से 1.5 टाइम्स बड़ा ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिस वजह से इसकी एक साइड हमेशा स्टार की ओर रहती है और दूसरी साइड पर रोशनी का नामो निशान नहीं पहुंचता, जिसका नतीजा ये होता है कि एक और रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी होती है और दूसरी ओर साल भर एंटार्क्टिका की तरह बर्फ जमने वाली सर्दी होती है। ये दोनों साइड जिस लाइन पर मिलती है उसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है और यहाँ का टेम्परेचर रहने लायक हो सकता है। एरिसीबो की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टोरिको के रिसर्च का कहना है कि यहाँ का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और यहाँ पर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस भी पॉसिबल है। एआई सिमुलेशन यहाँ पर पेंटापॉड्स की प्रेजेंस का अंदाजा लगाता है। ये 5 पैरों वाले स्पाइडर जैसे जीव डॉग के साइज के होंगे और गर्म इलाकों में रॉक्स के नीचे छिपे बीटल्स का शिकार करते होंगे। पर सवाल है कि क्या हम इंसान ग्ली 667 सीसी के ट्वाइलाइट जोन में रह सकते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर बात कुछ दिनों की है तो हम आराम से यहाँ पर रह पाएंगे, लेकिन ये एक्सोप्लैनेट अपनी यूनिक ऑर्बिट के कारण टाइडली हीटिंग शो करता है। होता कुछ यूं है कि इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इससे प्लेनेट का इंटीरियर हीट होता है और वोल्केनोस और गीजर्स एक्टिव हो जाते हैं। इस कारण से सरफेस का टेम्परेचर अचानक से बहुत हाई चला जाता है और शायद हम इंसान इतने टेम्परेचर में सर्वाइव न कर पाए। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ धरती से 36.7 लाइट ईयर दूर बूटस कॉन्स्टेलेशन के ब्राइटेस्ट स्टार अरेक्टोरस के सैर पर। ये एक रेड जायंट स्टार है और इसकी ब्राइटनेस हमारे सूरज से 100 गुना ज्यादा है। अपनी करंट टेक्नोलॉजी से हम अरेक्टोरस के अराउंड कोई भी एक्सोप्लैनेट खोजने में नाकाम रहे हैं, पर एआई सिमुलेशन के अनुसार एक समय यहाँ पर धरती जैसा एक प्लेनेट एग्जिस्ट करता था। साइंटिस्ट ने इसको आर्कटोरस से नाम दिया है। जब आर्कटोरस एक रेड जायंट स्टार बना तो ये एक्सोप्लैनेट रेगिस्तान में बदल गया और स्टार के अंदर ही समा गया। अगर उस समय आर्कटोरस ए पर कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती होगी तो शायद उसने इस कैटास्ट्रोफे को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था और वो अपने आप को इससे बचाने के लिए इतनी एडवांस्ड भी बन चुकी होगी। हो सकता है वो एडवांस्ड सिविलाइजेशन आज भी आर्कटोरस ए पर विशाल ग्लास डोम्स के अंदर रहती हो। ऐसे ग्लास डोम्स के अंदर हजारों प्लैनेट्स लगे हुए होंगे जो वहाँ के जीवों के लिए पानी और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। ये जीव कुछ हद तक ऑक्टोपस की तरह होंगे जिनमें दिमाग तो होगा पर बॉडी के नाम पर सिर्फ नर्वस सिस्टम होगा। देखने में ये अलग अलग जीव लगेंगे पर कंप्यूटर नेटवर्क की तरह ये सभी आपस में कनेक्टेड होंगे। अमेरिका के ऑरिगन में रिसर्चर्स को कुछ ऐसा ही प्लांट्स मिला है जिसे आर्मिलिया ओस्टियो नाम दिया गया है। ये 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हजारों मशरूम के ग्रुप की तरह नजर आता है, पर असल में एक विशाल ऑर्गेनिज्म है। अगर आर्कटोरस ए जैसा कोई एक्सोप्लैनेट सच में होगा तो वो धरती से काफी पहले बन गया होगा और इस हिसाब से उस पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को इवॉल्व होने का काफी समय मिल गया होगा। मतलब काफी चांसेस है कि हमें वहाँ एलियन देखने को मिल जाए, पर हम इंसानों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं होगी क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम इंसान जब भी धरती से बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं तो हम ऐसा एक्सोप्लैनेट खोज रहे होते हैं जिसकी लिविंग कंडीशन कुछ हद तक हमारे प्लैनेट
की तरह हो। पर क्या बिलीव करोगे कि एक ऐसा भी प्लेनेट है जो धरती से भी ज्यादा हैबिटेबल हो सकता है? मैं बात कर रहा हूँ धरती के सबसे करीब वाला स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी में घूमते एक एक्सोप्लैनेट अल्फा सेंटोरी सी की। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर धरती से भी ज्यादा ऑक्सीजन है, और क्योंकि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है तो यहाँ एक नहीं बल्कि 3 स्टार से लाइट आती है। हो सकता है कि इस प्लेनेट पर चारों ओर पेड़ पौधे लगे हो और खाने की कोई कमी ना हो। एक्सेस ऑक्सीजन के कारण यहाँ के जीवों की साइज हमेशा काफी बड़ी होगी। हो सकता है कि आज भी यहाँ कोई जीव रहता हो और धरती के जीवों की तरह वो भी सर्वाइव की रेस में भाग रहे हो। पर सवाल तो ये है कि क्या हम इंसान इस प्लेनेट को अपना फ्यूचर होम बना सकते हैं? एआई सिमुलेशंस और साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया है कि लाइफ की पॉसिबिलिटीज के लिए ये प्लेनेट धरती से भी बेहतर होना चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर इंसानों के लिए ऑप्टिमम होगा और यहाँ पर लिक्विड वाटर की प्रेजेंस भी होगी। पर ट्रिपल स्टार सिस्टम में होने के कारण यहाँ के सीजन चेंजेस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मौसम ला सकता है। जैसे यहाँ गर्मियों के मौसम में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है और सर्दियों के मौसम में ये -90 डिग्री तक पहुँच जाता है। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें धरती पर 1000 सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। चाहे सहारा के गर्म रेगिस्तान हो या अंटार्कटिका का बर्फीला मैदान, हम इंसानों ने हर जगह अपनी प्रेजेंस बनाई है और हम स्पेशल इक्विपमेंट्स की मदद से अल्फा सेंटोरी सी पर भी जरूर सरवाइव कर लेंगे। साल 2005 में साइंटिस्ट के पास सैटर्न के मून टाइटन से एक ऐसा सिग्नल आता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम इंसानों के अलावा भी कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल होने के सबूत मिले। और ये सारी चीजें कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें वही है जिनके कारण आज धरती पर भी जीवन संभव है। और यही कारण है कि साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर भी 100% कोई ना कोई लाइफ तो जरूर है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या उस सिग्नल में था कि साइंटिस्ट इतने श्योर हो गए कि टाइटन पर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत साल 1944 में ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जिरार्ड क्यूपर टाइटन पर जीवन की खोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती पर रहने वाले जीवों के लिए बिल्कुल आइडियल है। हालांकि क्यूपर की ये रिसर्च उनके अनुमानों पर आधारित थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जानते थे कि टाइटन पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो अलग है। इसीलिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए कैसिनी-ह्यूगेन प्रोब लॉन्च किया जाता है। ये प्रोब धरती से तो सही सलामत लॉन्च होता है, लेकिन ये जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज आना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट को लगा कि ये फ्रीक्वेंसीज प्रोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आया है, इसीलिए ये खुद ही जनरेट हो रही होगी। लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो वो हैरान रह गए। दरअसल ये फ्रीक्वेंसीज प्रोब खुद जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे 2 कारण हो सकते थे। या तो टाइटन का एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहाँ पर मौजूद किसी दूसरे एलियन लाइफ के कारण ये सब हो रहा था। अब जब प्रोब ज्यादा टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरता है और वहाँ पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लेकिन जहाँ ये हाइड्रोजन अपने हल्के वेट के कारण एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए वहीं पर ये गायब हो रहा है। अब ये हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर कई ऐसे स्पीसीज है जो धरती के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती है, और अगर हम इसे टाइटन पर देखें तो टाइटन पर भी यही हो रहा है। इसीलिए साइंटिस्टों का अनुमान है कि टाइटन पर भी ऐसी स्पीसीज मौजूद है। इसके अलावा टाइटन के एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन और नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम है। धरती पर कई ऐसे ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एसिटिलीन पर जिंदा रहती है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज है कि टाइटन पर भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सबसे खास बात ये है कि ये पानी में नहीं बल्कि इथेन और मीथेन में रहता है। साइंटिस्ट के मुताबिक यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं और यही नाइट्रोजन साइकिल हमें धरती पर भी दिखाई देती है। टाइटन पर होने वाले वोल्केनिक इरप्शन भी इससे जुड़ी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताता है। जब साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी के सैंपल्स की जांच की तो उन्हें
पता चला कि टाइटन पर होने वाले वॉल्केनिक इरप्शन में गर्म दहकता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी एमोनिया और मीथेन निकलती है। और ये दो सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। वैज्ञानिकों को इस बात पर बहुत ही विश्वास है कि टाइटन पर भी लाइफ है, हालांकि ये लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर सरवाइव करती है। टाइटन पर लाइफ है या नहीं, इस बात को लेकर साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या होगा अगर टाइटन पर किसी और प्लेनेट से कोई और लाइफ सेंड किया जाए, तो क्या वो वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा? टाइटन एक ऐसा मून है जिसके कई कंडीशंस धरती से मैच करता है। जैसे धरती के एटमॉस्फेयर में पानी के ऐसे छोटे ड्रॉप्स है जो इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, ठीक उसी तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी इथेन और मीथेन इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, जिस कारण यहाँ पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा सब्सटेंसेस है जो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। टाइटन की जमीन के नीचे आइसी वाटर्स है और इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम आइसी वाटर से ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइटन का कंपैरिजन अगर हमारे पड़ोसी मंगल से करे तो मंगल पर ना तो पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर है, जिसका मतलब है कि भविष्य में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए टाइटन मार्स से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टाइटन भी हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे धरती के मुकाबले टाइटन सूरज से बहुत ही दूर है, जिस कारण यहाँ पर धरती की सिर्फ 1% सनलाइट ही पहुँचती है और इसमें से 90% सनलाइट तो इसका मोटा एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण सरफेस तक हीट नहीं पहुँच पाती है और सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और धरती पर तो हम -30 डिग्री के नीचे के टेम्परेचर पर भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो टाइटन पर तो सोचना ही बेकार है। हालांकि अगर हम हमारी धरती को देखें तो 3.7 बिलियन साल पहले धरती भी टाइटन जैसा ही थी, लेकिन इसी दिन हुए एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ने सब कुछ बदल कर रख दिया। धरती पर मौजूद फास्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके इन्हें आरएनए में कन्वर्ट किया और आरएनए कंबाइंड होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ, जिससे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और फिर यही यूनिसेलुलर कंबाइंड होकर मल्टीसेलुलर बने और फिर आगे चल के यही से इंसानों की उत्पत्ति हुई। अब अगर देखा जाए तो टाइटन की हालत भी धरती के शुरुआती कंडीशन जैसा ही है, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि फ्यूचर में टाइटन पर भी कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पर लाइफ के एग्जिस्ट करने में मदद करेगा। हालांकि टाइटन में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहा है जिनके कारण देखने पर ऐसा लगता है कि टाइटन फ्यूचर में खत्म हो सकता है और इसे इतना टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। फ्यूचर में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाइटन पर कोई लाइफ है और क्या इंसान कभी टाइटन पर रह पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।